नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 13 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 13 का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज आर पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है। तो नए हिमाचल का जो भाग है, कांगड़ा भी नए हिमाचल का भाग है, कुल्लू भी नए हिमाचल का भाग है, लाहौल स्पीति भी नए हिमाचल का भाग है। तो राइट आंसर आ जाएगा यह सभी। देखिए यह सभी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नए हिमाचल और पुराने हिमाचल की, नए हिमाचल में जो जिले आते थे तो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, आपका ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सभी जिले जो है नए हिमाचल में आते थे। अगर मैं पुराने हिमाचल की बात करता हूँ तो पुराने हिमाचल में सिरमौर, मंडी, शिमला, आपका चंबा, बिलासपुर, किन्नौर, ये जो है वो पुराने हिमाचल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा है। देखिए एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुएन सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, लेकिन इन्होंने जो है वो लोहित्य सरोवर किस झील को कहा है, हिमाचल की किस झील को। तो याद रखना भैया, हिमाचल की चंद्रताल झील को हुएन सांग के द्वारा जो लोहित्य सरोवर भी कहा गया है। अगर मैं बात करता हूँ इस चंद्रताल झील की, तो कैसे इस झील का निर्माण हुआ, तो एक ग्लेशियर है जिसको बड़ा शिरडी ग्लेशियर हम कहेंगे। बड़ा शिरडी ग्लेशियर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1936 में यहाँ पे क्या होती, तबाही आती है, और यहाँ पर तबाही आने के कारण लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का नाम होता है चंद्रताल झील। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा लाहौल स्पीति में और भी झील है, जैसे कि यूनामसो झील लाहौल स्पीति में है, सूरज ताल झील लाहौल स्पीति में है, दीपक ताल झील जो है जिसको विशाल ताल झील भी कहा जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन में सुकेती दिया है और रेणुका दिया है। ये दोनों की दोनों झीलें जो है वो सिरमौर जिले में है। अगर मैं रेणुका की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भृगु झील की अगर बात करता हूँ तो भृगु झील कुल्लू जिले में है। इसके बाद बात करते हैं कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था। देखिए चीनी यात्री, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ हारला की, तो हारला जो है वो किसकी सहायक है, तो हारला ब्यास की सहायक है। देखिए ब्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। व्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। देखिए हारला व्यास की सहायक है, विनुआ व्यास की सहायक है, न्यूगल व्यास की सहायक नदी है, बनेर व्यास की सहायक है, गज व्यास की सहायक है, चक्की व्यास की सहायक है, उहल व्यास की सहायक है, ज्यूणी व्यास की सहायक है, तीर्थन व्यास की सहायक है, पार्वती जो है वो व्यास नदी की सहायक है, और बनेड़ और फ्यूजल और पीन और मलाना, ये सारी की सारी नदी जो है वो सहायक है किसकी, हारला नदी की, ब्यास की। और जो ये ब्यास नदी है ये रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से निकलती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि धार जंजियार का किला किसने बनवाया। अगर मैं बात करता हूँ धार जंजियार की, तो ये धार जंजियार का जो किला है ये संसार चंद, किसके द्वारा, कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन में आनंद चंद दिया है। आनंद चंद कौन थे, तो आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा, याद रखना बिलासपुर के अंतिम राजा थे आनंद चंद। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में महान चंद भी दिया है। अगर मैं महान चंद की बात करता हूँ तो महान चंद बिलासपुर के राजा थे। और अगर मैं बात करता महानचंद की, तो महानचंद बिलासपुर के ऐसे राजा थे जिन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, गोरखा कमांडर जो थे अमर सिंह थापा, उनको बुलाया था संसार चंद पे अटैक करने के लिए। और इसके बाद जो है वो अमर सिंह थापा आते और संसार चंद पे महल मोरियो नामक स्थान पे अटैक करते हैं। कुछ किले भी है हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि ये धार जंजियार किला जो है वो अपना बिलासपुर में है। तारागढ़ किला बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा में है। मानकोट किला भी है, वो कांगड़ा में है। गोंदला किला लाहौल स्पीति में है। महल मोरियो किला ये हमीरपुर में है। और एक महासूरगढ़ किला भी है जो कि जुब्बल में है। आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, अगर आप भी टीजीटी टेट किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे नोट्स और हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड हम यहाँ से दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ पे फीस है वो मात्र और मात्र 499 है। और इस पे जो आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 300 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप भी एनरोल होना चाहते हैं तो आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में ब्रिटिशर्स ने महान भूमिका निभाई थी। देखिए, जो गोरखाओं के विरुद्ध जो हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच जो संधि स्थापना में जो ब्रिटिशर ने जो महान भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, जो हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच जो संधि हुई थी, इसमें एक डेविड ऑक्टरलोनी अंग्रेज था, इन्होंने जो है वो अपनी भूमिका निभाई थी। अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार परीक्षा में आ जाते हैं। हिंडूर की अगर बात की जाए तो हिंडूर जो है वो इसकी जो स्थापना है वो राजा अजीत चंद के द्वारा, और कहलूर की जो स्थापना है वो हिंडूर की स्थापना जो है वो राजा अजीत चंद ने की थी, और कहलूर की जो स्थापना है वो राजा बीरचंद के द्वारा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो चंबा के ऐसे कौन राजा थे, तो चूहों की हत्या पर रोक लगाने वाले थे मूशन बर्मन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ चंबा शहर की, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो राजा साहिल बर्मन के द्वारा की जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ चंबा रियासत की, तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की जाती है। वर्मन की उपाधि पाने वाले चंबा के राजा, तो इनका नाम था आदित्य वर्मन। और अगर बात की जाए चंबा के ऐसे राजा जिनके समय चंबा में महामारी फैली थी, तो ये थे चंबा के राजा लक्ष्मी बर्मन। देखिए, चंबा में कुछ फेमस टेम्पल्स भी है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में है, और आपका भरमौर की 84 देवी टेम्पल वो चंबा में है, छतराड़ी मंदिर चंबा में है, शक्ति देवी मंदिर चंबा में है, नरसिंह मंदिर चंबा में है, मणिमेश मंदिर चंबा में है, जो कि मणिमेश जो मंदिर है इसको नगाड़ा शैली में बनाया गया है, ये भी मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। और जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसको शिखर शैली में बनाया गया है। आपका जो छतराड़ी मंदिर है जिसको शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है, इसको पेंड्रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मैंने बताई आपको। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा द्योतसिद्ध स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आता है। अगर बात की जाए द्योतसिद्ध की, तो ये है भैया हमीरपुर जिले में। द्योतसिद्ध मंदिर जो है ये हमीरपुर में है। गसोता जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो गसोता मेला भी हमीरपुर में ही लगता है। एक बाबा बालकनाथ जी का मेला और बाबा बालकनाथ जी का जो कॉलेज, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। इसके अलावा सुजानपुर की जो होली है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमीरपुर के सुजानपुर की होली बहुत फेमस है। और एक सैनिक स्कूल भी है जो कि हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरी में स्थित है। एक धौला सीधा जल विद्युत परियोजना है। धौला सीधा जल विद्युत परियोजना जो है वो 66 मेगावाट, कितने मेगावाट की है भैया, 66 मेगावाट की है धौला सीधा जल विद्युत परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ सियूल की, सियूल जो है वो किसकी सहायक है, तो अगर बात की जाए सियूल की, तो सियूल जो है वो रावी की सहायक नदी है। अगर मैं रावी नदी के भी वैदिक की बात करता हूँ, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषिणी। रावी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। रावी की, ब्यास की हमने देख ली है सहायक नदियाँ, तो रावी की देख लेते हैं। रावी की जैसे कि सियूल हो गया, बैरा हो गया, बुदिल हो गया, तुंडहा हो गया, साहो हो गया, आपका ये सारी जो है वो किसकी सहायक है, रावी की सहायक है। और जो हमारा चंबा जो शहर है वो भी किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आया है, तो ये भी रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सतलुज दिया है, सतलुज का जो वैदिक नाम है शतुद्री है। देखिए, बसपा, आपका जो कशांग, यूला, वेला, आपका येन, आपका स्पीति, बसपा, ये सारी की सारी जो किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपकी सतलुज की सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बड़बाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बाबा बड़बाग सिंह मेले की, ये ऊना में मनाया जाता है। और ऊना में भी कहाँ मनाया जाता है, तो ऊना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है। बाबा बड़बाग सिंह मेला तो ऊना के मैडी में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि चिंतपूर्णी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो चिंतपूर्णी मेला भी ऊना में मनाया जाता है। और इसके अलावा मैं फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है, जो कि मार्च के महीने में इसको 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। नलवाड़ी मेले को मंडी में शिवरात्रि होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक महोत्सव होता है, जिसको मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही जिलों में होता है, जो तिब्बतियों का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, जिसका नाम है लोसर। लोसर किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही जिलों में होता है। फुलेश फेस्टिवल ये किन्नौर में मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कौन सा नहीं है। देखिए, रोपड़ एक सिंधु घाटी स्थल है, चनुद्रो एक सिंधु घाटी स्थल है, दहमदाबाद एक सिंधु घाटी स्थल है, लेकिन चेन्नई एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई कोई भी जो है सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। चनुद्रो की अगर बात करते तो चनुद्रो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और ये जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दहमदाबाद महाराष्ट्र में है और दायमाबाद की अगर बात करता हूँ तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और प्रवरा जो सहायक है वो गोदावरी की सहायक नदी है। हड़प्पा के बारे में भी आपने सुना होगा, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ मोहनजोदाड़ो की, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया। तो यूनानियों के द्वारा जो है वो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया था। अगर मैं बिंदुसार की बात ही की जाए तो इन्होंने आजीवन संप्रदाय को अपनाया था। आजीवन संप्रदाय को अपनाया गया था बिंदुसार के द्वारा और ये मौर्य साम्राज्य के एक शासक थे। मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना, इस वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया था। देखिए, दाग और चेहरा प्रथा को इंट्रोड्यूस जो किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा किया गया था, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को जो है लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करता हूँ तो इनका बचपन का नाम था अली गुरशास्प और अमीर खुसरो के ये समकालीन थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अगर खिलजी वंश की ही बात की जाए तो इस वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। देखिए, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाअधिवक्ता। एडवोकेट जनरल जो है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का। अगर बात की जाए किसकी, महाअधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की, तो एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल 165 डील करता है, बात करता है। और आर्टिकल 194 जो है वो एडवोकेट जनरल की पावर्स के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 194 जो है वो बात करता है महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पावर्स की, शक्तियों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्यसभा सीटों के आवंटन का एकमात्र उपलक्ष्य किसी एक राज्य की जनसंख्या नहीं है। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य सरकार के अधीन लाभ धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है। एक व्यक्ति वह पसंद करे उतनी सीटों तथा विधानमंडलों की प्रतिनिधि होने पर भी वो कोई विरोध नहीं है। अगर वो विधानसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का भी सदस्य बनना चाहता है तो वो बन सकता है भाई। लेकिन एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो संसद के सिर्फ एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। और ये बात करता है अनुच्छेद नंबर 101। अनुच्छेद नंबर 101 बोलता है कि जो कोई भी जो सदस्य है वो, अगर वो संसद का सदस्य है तो वो सिर्फ एक ही सदन का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप कहाँ मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि किसी राजकीय पक्ष को डैश द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो अगर किसी राजकीय पक्ष को डैश द्वारा, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वर्तमान में भारत के हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है राजीव कुमार। पूछा जा सकता है कौन सा अनुच्छेद इनके बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद नंबर 324 चुनाव आयोग के बारे में बात करता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में तो राजीव कुमार है, लेकिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी बात आपको याद रखना है। संवैधानिक निकाय अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्शन जो कमीशन है वो एक संवैधानिक निकाय है और ये इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 से 65 साल, या ये 6 साल होता है या ये 65 साल हो जाए तो ये रिटायर हो जाते हैं। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप कहाँ मिलता है। कि जो संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कहाँ पे आपको मिलता है, तो वो प्रेम्बल में मिलता है। और प्रेम्बल के बाद अगर बात की जाए भाग 3 की,
तो भाग 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। और भाग 4 में जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच बताया गया है, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी भाषा में कहा गया है। भाग 1 जो कहता है वो यूनियन एंड टेरिटरी की बात में बात करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। अगर बात करते हैं अनुसूची नंबर 8 की, तो वो बात करता है पार्ट 8 की, तो वो लैंग्वेज की बात करता है। और पार्ट 10 की बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। और पंचायती राज की बात करता है पार्ट 11। अगले क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो इसका अर्थ त्यागपत्र होगा। तो अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र मान लो कि राष्ट्रपति को सौंप दिया है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ होगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल उससे क्या देगा भैया? त्याग देगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के प्रधानमंत्री है, कि अगर उसने त्यागपत्र दे दिया तो उसका मतलब होगा कि सभी मंत्रियों ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है, अनुच्छेद नंबर 74 बोलता है कि जो मंत्रिमंडल है वो भी राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। वो जो है वो जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, उसी प्रकार जो है वो मंत्रिमंडल भी जो है वो राष्ट्रपति को किसी कार्य को करने के लिए सलाह दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट किया जाता है, उसकी जो नियुक्ति की जाती है, वो भी जो है उसको शपथ दिलाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य है। जो अल्पकालीन जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य क्या हो सकता है? तो उनका कार्य हो सकता है नियमित अध्यक्ष चुना जाता है, तब तक सदस्यों को शपथ दिलाना और पद ग्रहण। जो अल्पकालीन अध्यक्ष भैया जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इसका फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, तो इनका जो कार्य होता है वो होता है कि जो जब तक भी जो नियमित अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक, जब तक जो हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, रेगुलर जो स्पीकर होते हैं, उनको नहीं चुना जाएगा तब तक ये शपथ दिलाएगा सदस्यों को। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आप जानते हो कि चंद्र कुमार जी को चुना गया था, तो तब तक उन्होंने शपथ दिलाई थी प्रोटेम स्पीकर बन के विधायकों को, तो तब तक वो शपथ दिला रहे थे। लेकिन जब विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, लोकसभा का सदस्य चुना जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को उसके बाद उनका कार्य नहीं रहता है, तो इनको अल्पकालीन अध्यक्ष बोलते हैं। तो याद रखना, इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि जब तक सदस्यों को शपथ दिलाता है, जब तक नियमित अध्यक्ष नहीं चुना जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मछली पालन, फिश फार्म, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर स्थित है? देखिए ये बोल रहा है कि कुल्लू जिले के किस स्थान पर स्थित है, तो ये मोहेली, नागिनी, पटलीकूहल, ये इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी, यह सभी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पे जो है वो क्या है? फिश फार्म है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यह सभी। इसके बाद बात करते हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है, वो एशिया का भी सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र, वो दियोली फिश फार्म, जो कि कहाँ पे है? वो है आपका एशिया में। इसके बाद बात करते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद की हारे हुए राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता की? तो ये कौन से राजा थे? तो किस दिल्ली सुल्तान ने ऐसा किया था कि बिलासपुर के राजा को पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता की थी? क्या हुआ था यहाँ पे थी कि कुल्लू के एक राजा थे जो कि हार गए थे, तो वो हार गए, तो वो इसके बाद जो है वो कुल्लू भाग गए थे, कुल्लू में छिप गए थे। तो कुल्लू में वो छिप गए, जब वो कुल्लू में छिपे तो उनके भाई बड़े ही तेज थे, तो उनके भाई ने जो है वो क्या किया था, उनके भाई दिल्ली चले गए थे। तो इल्तुतमिश है, ये अल्तुतमिश गलत आ गया, यहाँ पे इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश से इन्होंने क्या बोला कि इल्तुतमिश को इन्होंने बोला कि चलो, तो इन्होंने इनकी सहायता की, और इन्होंने जो है अपने जो मेघचंद जो थे ये हार गए थे और ये कुल्लू में छुप गए थे। तो जब ये कुल्लू में छुप गए तो मेघचंद के भाई ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, तो वापस इन्होंने जो है वो अपना जो है पुनः प्राप्त किया था अपने इसको। तो वो राजा कौन थे? तो इल्तुतमिश। तो याद रखना, किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद की हारे हुए राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिनके द्वारा भैया दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, इसको पूर्ण रूप से इसका निर्माण करवाया गया था, और इनके द्वारा जितल और टका, 2 सिक्के, पीतल के 2 सिक्के चलाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं, और दोनों ही अलग अलग थे, एक पीतल का था, दूसरा एक चांदी का था। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों ही परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये सिक्के कैसे थे।
तो ये थी हमारी आज की पार्ट नंबर 13। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।